तो हमारा मुख्यतः जो आज का विषय है वो मनसबदारी और जागीरदारी पद्धति है। मनसबदारी प्रथा और जागीरदारी पद्धति या आपका जागीरदारी संकट यह मुगल प्रशासनिक अवधारणा के अंतर्गत महत्वपूर्ण टर्म्स है, महत्वपूर्ण शब्दावली है, महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा से पूर्व यह जानना ज़रूरी है कि मनसबदार या जागीरदार और ज़मींदार ये होते क्या हैं। क्या जो प्राचीन भारतीय अवधारणा थी जिसमें प्राचीन काल से ही न केवल भारत बल्कि विश्व के एक बड़े भूखंड पे, बड़े भाग पे सामंतवादी जो ढांचे का विकास हुआ, क्या उसी ढांचे से संदर्भित यह विचारधारा है या इसमें कोई मूल परिवर्तन देखने को मिलता है या कोई इसमें मूल बदलाव भी हमको प्राप्त होता है। तो इस परिवेश में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो जागीरदारी पद्धति है, पहले समझिएगा, और ज़मींदारी पद्धति। जो जागीरदारी पद्धति है, इसके जागीर का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को, प्रशासनिक अधिकारी को, सैनिक अधिकारी को या नागरिक अधिकारी को अगर उसके वेतन के बदले में कोई भूखंड प्रदान कर दिया जाता है तो वह जागीर हो जाती है और उस जागीर का प्रयोग करने के कारण ये कहलाते हैं जागीरदार। तो जागीर और जागीरदार का जो बेसिक कंसेप्ट है वह बेसिक कंसेप्ट एक लैंड एंड एक लैंडलॉर्ड की संकल्पना से है और जागीरदारी पद्धति जिसे हम कहते हैं लैंडलॉर्डिज्म, तो एक उस संकल्पना के फलस्वरूप इसको एक प्रकार से एक विचारधारा के अंतर्गत नियोजित किया गया है। आगे आते हैं तो जागीरदारी जो पद्धति है मतलब है कि वेतन के बदले में दिए गए भूखंड की जो अवधारणा है। अगर यही समझिए वेतन के बदले में भूखंड दिया गया, अब भूखंडों के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, इसी के आधार पे आप जागीरदारों में अलग अलग पद्धति भी देखने को आपको मिलता है। जैसे आपका इसमें कुछ वतन जागीर है, कुछ आपका इम्मा जागीर है, कुछ आपके अल्तमगा जागीर है, तो मतलब जागीरों के भी बहुत सारे प्रकार हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, अब इसी तरह आगे समझिए थोड़ा सा, जैसे कुछ पैबाकी जागीर है, भूमि है, कुछ खालसा जागीर है, तो तरह तरह के जागीर हैं। और जो जमींदारी पद्धति है, जमींदार है, जमींदार शब्द का पहली बार प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। जमींदार जो होते हैं वे बेसिकली मध्यकालीन प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये ऐसे पद होते हैं या ऐसे मातहत लोगों का समूह होता है जिनको शासन प्रशासन से अतीत काल से ही, बहुत पहले से ही पुश्तैनी रूप से, जिनको अतीत काल से पुश्तैनी रूप से एक बड़ा भूखंड प्रदान कर दिया गया था। वे उस ज़मीन के मालिक बन के जमींदार के रूप में काम कर रहे हैं। तो यह जागीर जो थी वो मुख्यतः प्रायः पुश्तैनी होती थी, हेरिडेटरी होती थी, यह अहस्तांतरणीय होती थी। ठीक है, तो इसको आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जमींदार जो थे ये एक प्रकार से सामंतवादी पद्धति जैसे ज़्यादा लगते हैं। और याद रखिएगा, इनमें से अगर हम जागीरदार, ज़मींदार और मनसबदार को देखें तो उसमें से जो सामंतवाद है, जो सामंतवादी पद्धति है आपके प्राचीन भारत की, उनमें जो सबसे ज़्यादा जिसमें समानता है वह आपका है जमींदारी पद्धति में। तो मनसबदार और जमींदार पद्धति कमोबेश एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक जैसे आपको दिखाई पड़ते हैं, उनमें काफ़ी हद तक समानता और ठीक है उनमें एक प्रकार से इक्विटी है, उनमें सिमिलरिटी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। जमींदार से जो भी अपेक्षा किया जाता है कि वो लोग अपने क्षेत्र में जो लगान वसूल करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए जो कार्य करेंगे, उसके बाद जो उनसे जमा होगा, जो हासिल होगा, तो जमा का मतलब होता है जो अनुमानित आय होगा, जो आपका हासिल का मतलब होता है जो प्राप्त आय होगा, उनमें से जो बचेगा उनके खर्च के बाद या जो बच रहा है उसे वह जिसे कहते हैं फवाजिल, अतिरिक्त आय, अतिरिक्त शेष नगद, तो अतिरिक्त जो बच रहा है उसको वो लोग जमा करें। लेकिन जमींदार जो थे वो पुश्तैनी थे, वंशानुगत थे, धीरे धीरे क्या थे, जब मजबूत शासक होते थे तब तक तो ये लोग काम करते थे, लेकिन जब नहीं मजबूत शासक होते थे ये लोग एक प्रकार से हैप्जार्ड हो जाते थे, अनियमित हो जाते थे, ये इर्रेगुलर हो जाते थे।
और मौके पे ये लोग कर आदि को नहीं पहुंचाते थे। इसीलिए जो जमींदार मौके पर समय पर जो शेष राशि को राज्य में राजकोष में जमा करा देते थे, वे मुख्यतः जमींदार रैयत होते थे। एक प्रकार से वफादार व्यक्ति होते थे जमींदार रैयत, और जो नहीं काम करते थे जबरन जिनसे ये सब प्राप्त किया जाता था उनको कहते हैं जमींदार जोड़ तलब, उनको कहते हैं जमींदार जोड़ तलब। तो दो टर्म आपका हो गया, एक जमींदार रैयत और दूसरा आपका हो गया जमींदार जोड़ तलब, याद रखिएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण हो गए। तो ऐसे ही इन पे आगे चल के कंट्रोलिंग करने के लिए, चाहे ज़मींदार हों चाहे जागीरदार हों, इन पे कंट्रोल करने के लिए ही आपका राजगामिता कानून बनाया गया, ठीक है, जिसके अंतर्गत इनकी संपत्ति को इनके मृत्यु के पश्चात जब्त कर लिया जाता था, या किसी अव्यवस्था की स्थिति में, असुरक्षा की स्थिति में, अन्यथा जब शासन प्रशासन इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं होता था तो इनकी लापरवाही के तहत इनसे जमींदारी या जागीरदारी छीनी भी जा सकती है। तो वो विशेष परिस्थिति में ही ऐसा होता था। जमींदारों के लिए तो विशेष परिस्थिति था, जागीरदार तो सामान्य रूप से भी हटाए जा सकते हैं। ओवरऑल तो एक आपका कई बार पूछता है राजगामिता कानून क्या है, तो मतलब राज की ओर गमन, किसका गमन मतलब जो संपत्ति राज्य के द्वारा कभी भी किसी को इनाम, वक्फ, सनद के रूप में, इम्मा जागीर के रूप में, अल्तमगा जागीर के रूप में आदि किसी पद्धति से दी गई है, उसे राज्य उनकी मृत्यु के पश्चात या किसी विशेष स्थिति के कारण जब चाहे तो उसे राज्य में ले सकता है, राज्य में समाहित कर सकता है, संपत्ति को जब्त कर सकता है। इसे कहते हैं राजगामिता कानून। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि जमींदार हो गए, जागीरदार मैंने बताया कि जागीरदार भी ऐसे हैं जिनको वेतन के बदले में कोई ज़मीन दिया जाए, लेकिन जागीरदारी पद्धति बेसिकली पुश्तैनी नहीं होता था, ठीक है। इसमें से यह एक प्रकार से वेतन के बदले दिया गया भूखंड होता है। जो जागीरदार या मनसबदार बाद में मुग़ल प्रशासनिक ढांचे में आते हैं, खासकर दक्षिण के या राजपूत, तो प्राय राजपूतों को ही वंशानुगत इसमें अधिकार दिया गया। राजपूतों को अहस्तांतरणीय जागीरें प्रदान की गई, ठीक है। तो नॉर्मली सबको नहीं जाता, केवल अगर राजपूतों को कुछ विशेष कृपा पात्र, कुछ दक्कनी जो सरदार आए थे उनको छोड़ दिया जाए तो जागीरें जो थी वह हस्तांतरणीय प्रकृति की होती थी। जागीरों पे लगातार कंट्रोल किया जाता था। तो कुल मिला के यह इसकी एक मूल अवधारणा है जागीरदारी जमींदारी पद्धति की। अब जहाँ तक मनसबदार का कंसर्न है या मनसबदारी पद्धति का है, तो अभी तक तो आपने दो लोगों को देखा, फिर ध्यान दीजिएगा, जागीरदारी को देखा और ज़मींदारी को देखा, दोनों की स्थिति को आपने समझा, दोनों में अंतर को देखा। अब हम आते हैं मनसबदार में। मनसबदारी जो पद्धति है, मनसबदार जो होते हैं, यह पद्धति मुख्यतः सबसे पहले मध्य एशिया में प्रचलित था। मध्य एशिया में मुख्यतः जो खलीफा अब्बास सईद थे, उन्होंने इस पद्धति को लागू किया था। और उसके बाद इसमें चंगेज़ खान ने, तैमूर लंग ने आदि ने इसमें अपने समय के अनुरूप थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसे लागू किया। तो कुल मिला के यह जो मनसबदारी व्यवस्था है, यह मुख्यतः खलीफा अब्बास सईद, चंगेज़ खान और तैमूर लंग आदि के संदर्भ में हमको दिखाई देता है। और वहीं से इस व्यवस्था आगे चलती है, और वहीं से मध्य एशिया से जो उद्भूत होके, जो ओरिजिनेट होकर यह व्यवस्था आगे बढ़ती है, वह धीरे धीरे अन्य इस्लामिक राज्यों में भी हमको देखने को प्राप्त होता है। तो मनसबदारी व्यवस्था मुख्यतः मध्य एशिया से उद्भूत हुआ है, जिसमें सबसे पहले खलीफा अब्बास सईद ने शुरू किया था। इसमें चंगेज़ खान, तैमूर लंग आदि लोगों ने अपने समयानुकूल परिवर्तनों के साथ इसे लागू किया। तो यह व्यवस्था वहीं चली आ रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुग़ल काल में सबसे पहले अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष में लगभग 1575 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले मनसबदारी पद्धति को शुरू किया। और याद रखिएगा, एक तो आपसे पूछेगा कब किया, 19वें वर्ष में, तो शासन के 19वें वर्ष में शुरू किया, दूसरा 75 में अकबर ने। और जहाँ तक महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहासकारों की बात है, तो इस पर सबसे प्रमुख विचारक जो हैं वे एक आपके हैं मोरलैंड हैं, जिन्होंने इस पर महत्वपूर्ण काम किया है, और एक अब्दुल अजीज़ हैं, इन्होंने काम किया है।
दूसरे एक अन्य महत्वपूर्ण हैं आपके आर.पी. त्रिपाठी हैं आदि, ये लोगों ने इस पे महत्वपूर्ण आपका काम किया है। अब आते हैं, देखिए, तो ये तो आपका मनसबदारी के संदर्भ में डाटा हुआ। मनसबदारी पद्धति वस्तुतः एक प्रकार से यह एक दशमलव पद्धति पे आधारित, एक रेशियो सिस्टम पे कह सकते हैं आधारित मुगल प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी, किसी नागरिक या सैनिक प्रशासक के प्रशासनिक अनुक्रम को व्यक्त करने की एक पद्धति है। याद रखिएगा फिर से, मुगल प्रशासनिक ढांचे में किसी अमीर वर्ग, किसी अधिकारी, कर्मचारी के प्रशासनिक अनुक्रम, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसका जो वरीयता क्रम है, उसको व्यक्त करने की, उसको दर्शाने की एक पद्धति है जिसे हम कहते हैं मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी पद्धति से यह पता चलता है कि इसके आधार पे मुगल प्रशासनिक ढांचे में अधिकारियों के पदों का, ठीक है, पदों का अनुक्रम निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा एक बेसिक कंसेप्ट, मनसब कोई पद नहीं है, मनसब कोई पद नहीं है, बल्कि यह मुगल प्रशासनिक ढांचे में उनके अधिकारियों के अनुक्रम को, उनके वरीयता क्रम को दर्शाता है कि वे क्लास 1 के अधिकारी हैं, कि वे क्लास 2 के अधिकारी हैं, कि ये क्लास 3 के अधिकारी हैं। तो जैसे वर्तमान में हमारा जो क्लास 1 क्लास 2 के निर्धारित करने का जो आपका बेसिक पे स्केल होता है, वैसे ही समझ लीजिएगा कि मनसबदारी पद्धति उसी अनुरूप में काम करती है। तो यह कोई पद नहीं है, बल्कि यह एक मुगल प्रशासनिक ढांचे में हायरार्की सिस्टम को दर्शाने की एक प्रक्रिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मुगल प्रशासन में है, उसका प्रोटोकॉल कितना है, उसका अनुक्रम या वरीयता क्रम कितना है, इसको दर्शाता है। उसी के अनुरूप उसको सुविधा मिलेगी, उसी के अनुरूप उसे वेतन और भत्ता प्राप्त होता है। तो यह सब निर्धारित करने की पद्धति क्या है, वही आपकी मनसबदारी पद्धति मुख्यतः कहलाती है। और अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि जैसे वर्तमान में आप देखे होंगे कि वर्तमान में हम निर्धारित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए हो सकता है वो प्रशासन में हो, डीएम एसडीएम हो, ठीक है, आईजी डीआईजी हो या उससे नीचे का रैंक का अधिकारी हो। दूसरा हो सकता है नागरिक अधिकारी हो, जैसे नागरिक अधिकारियों में आपका बेसिकली डीएम आते हैं, खुद नागरिक अधिकारी माने जाते हैं। इसी तरह आपके जो लोग राज्य और समाज के विभिन्न पदों पे हैं, जैसे कोई पशुपालन विभाग में है, कोई आपका कृषि विभाग में है, कोई आपका डाक विभाग में है, तो यह आपके एक प्रकार से नागरिक विभाग भी हैं। तो ऐसे विभाग में हो, चाहे सैनिक विभाग में हो, चाहे वह कर्नल हो, चाहे वह कैप्टन हो, हाँ, चाहे मेजर हो, जिस पद पे हो, तो अलग अलग मतलब है, देखिए अलग अलग क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत, हाँ, अलग अलग पदों पे लोग हैं और अलग अलग विभाग हैं। लेकिन जो इनका अनुक्रम है वह इस बात पे डिपेंड करता है कि इनका पे स्केल कितना है, क्लास 1 के हैं कि क्लास 2 के हैं। तो यही जो क्लास 1 क्लास 2 की पद्धति निर्धारित करने की सिस्टम एक प्रकार से है, वही आपका मनसबदारी प्रथा कहलाती है। इससे आपके किसी व्यक्ति के वरीयता क्रम का निर्धारण होता है। जैसे प्रोटोकॉल, अगर देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था की गई है, उसमें यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, या भारत रत्न प्राप्त करता हैं, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो किस क्रम से आएंगे, वे किस क्रम से, कहीं अगर एक जगह बैठक है तो किस क्रम से बैठेंगे। अगर बैठक दिल्ली में है तो पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति आएगा, पहले राज्यपाल आएगा, ठीक है। अगर राज्य में है तो पहले राज्यपाल आएगा कि भूतपूर्व राष्ट्रपति आएगा। तो इन सब के क्रम निर्धारित करने की जो पद्धति होती है, यही वरीयता क्रम या प्रोटोकॉल होता है। किसके साथ कितनी गाड़ियाँ जाएंगी, किसके साथ कितने पर्सोनल्स होंगे, पर्सोनल्स वर्ग होंगे, मतलब एक प्रकार से सुरक्षाकर्मी होंगे, कर्मचारी वर्ग होंगे, इन सब का निर्धारण हमको इसी प्रकार मुख्यतः किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जिनको व्यक्ति को जितना प्रोटोकॉल होता है उतना उनको सुविधा और उतना उनके साथ सुरक्षा, उतना उनके साथ व्यवस्थाएं हमेशा संयुक्त रहती हैं। यही पद्धति आपके मनसबदारी पद्धति के रूप में हम देखते हैं। कमोबेश अब आगे समझिएगा। जहाँ तक मनसबदारी में प्रकार की बात है, तो मनसब का प्रकार जो है वह यद्यपि हमको
अबुल फजल ने आईन अकबरी में 66 प्रकार के मनसबों का उल्लेख किया है, 66 प्रकार के मनसबों का उल्लेख किया है, लेकिन व्यवहार में ऐसा लगता है कि 33 प्रकार के मनसब ही प्राप्त होते हैं और उनका ही प्रयोग किया जाता होगा। तो अबुल फजल ने 66 प्रकार के मनसबों का प्रयोग किया है। इनमें से अब जो मनसब है, मनसब मतलब आपका अनुक्रम है, अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी 10 से लेकर 500 का मनसबदार है तो मनसबदार कहलाएगा। यदि अब आगे चल के 1000 तक के मनसब प्राप्तकर्ताओं को मनसबदार कहा जाने लगा। अगर 500 से बेसिकली 2500 तक है तो वह अमीर कहलाएगा मुग़ल प्रशासनिक ढांचे में। अगर आगे है तो आपका अमीर आज़म कहलाएगा आपका अमीर आज़म। इसी तरह और ऊपर है तो आपका खाने जमा कहलाएगा, और ऊपर है तो खाने खाना कहलाएगा। तो जो खाने खाना होता था ये सबसे महत्वपूर्ण पद था और प्रशासनिक अनुक्रम में सर्वोच्च पद माना जाता था, जो बेसिकली एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। एक समय में एक ही व्यक्ति को दिए जाने की यह पद्धति आपका कहलाती है मनसबदारी। ठीक है, खाने खाना पद है। इनमें से इनको अगर कोई अग्रिम वेतन दिया जाता है तो आपका मसादत कहलाता है, मसादत। और जो ये अपने वेतन भत्ते के बाद जो काट के पहुंचाते हैं राज्य में, वो आपका अधिशेष होता है, ये कहलाता है फवाजिल। तो पूछेगा फवाजिल क्या है या मसादत क्या है, यह पूछा सकता है। तो कुल मिला के मैंने कहा कि मनसबदारी। अब आते हैं हम लोग अन्य अवधारणा पे। मनसबदार के लिए जो जात और सवार पद बनाया गया, तो प्रारंभ में यद्यपि जात पद का उल्लेख नहीं मिलता है, हमको जात पद का सबसे पहली बार जो उल्लेख मिलता है वह अकबर के शासनकाल में 1595 में जहांगीर को दिए गए मनसब के संदर्भ में हमको जात पद का बारे में सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। यद्यपि मैंने कहा कि मनसबदार जो बेसिकली 2500 तक था, तो हमने कहा खाने जमा खाने खाना को और बड़े मनसब दिया जाता था। मनसब की संख्या 1-1 लाख तक हमको देखने को मिलती है। तो मनसब जो सर्वोच्च मनसब दिया गया है वो आपका बेसिकली जहांगीर को दिया गया था। तो कुल मिला के मनसब की संख्या वो डिपेंड करती थी राजा महाराजाओं के संबंध पे, उनके व्यक्तिनिष्ठा पे, और एक प्रकार से उनके प्रशासनिक अनुभव और उनके प्रशासनिक जो उनका रेलेवेंस होता था प्रशासन में, जो उनकी आवश्यकता होती थी, उस पर मुख्यतः निर्धारित होता था। अब आते हैं आगे, समझिएगा कि जो मनसबदार हैं, ठीक है, तो इनकी जो पद का सोपानिक क्रम होता है कि किसी व्यक्ति का पद सोपानिक क्रम, जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो इनका स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ डिजाइनेशन है, पद सोपानिक क्रम है, तो वह कैसे निर्धारित हो, इसके लिए सवार और जात पद महत्वपूर्ण होता था। मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत कितने सवार पद होंगे, मतलब कितने घुड़सवार होंगे, कितने सैनिक होंगे, कितने उनमें हाथियों की संख्या होगी, कितने अन्य वर्ग हो सकते हैं, तो उनकी संख्या निर्धारित करने के लिए मुख्यतः जात और सवार पद का निर्धारण किया गया। यद्यपि जात पद को लेकर और सवार पद को लेकर अनेक इतिहासकारों में बड़ा विभेद रहा, लेकिन प्राय ऐसा माना जाता है कि जो जात पद है यह मुग़ल प्रशासनिक ढांचे में किसी अधिकारी, किसी प्रशासनिक व्यक्ति के अनुक्रम को, उसके वरीयता क्रम को निर्धारित करता है, जबकि सवार पद उसके अंतर्गत रखे गए सवारों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या, हाथियों की संख्या आदि की संख्या को निर्धारित करने की एक पद्धति है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम जात पद और सवार पद को निर्धारित करते हैं। प्राय माना जाता है कि किसी व्यक्ति का जो सवार पद है उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता है, याद देखिएगा। ठीक है, और ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो मनसबदारों की नियुक्ति होती थी, तो उनकी नियुक्ति के लिए जो याचिका जाती थी उसको कहते थे तजवीज़, उसको कहते थे हम तजवीज़, याद रखिएगा, उसको कहते हैं तजवीज़। तो पूछेगा तजवीज़ क्या है, तो तजवीज़ जो है मुख्यतः मनसबदारों की नियुक्ति के लिए दी गई जो याचिका होती है उसको हम कहते हैं तजवीज़। तो याद रखिएगा। अब देखिए, मनसबदारों के पद के आधार पर ही, उनके अनुक्रम के आधार पर ही उनको दरबार में बैठने के लिए सुविधा दी जाती थी। यहाँ तक कि दरबार में उनके आने पर
कौन कौन से वाद्य यंत्र बजेंगे, उनके साथ कितने वाद्य यंत्रों को आने की सुविधा होगी, उनके साथ कितने हाथी घोड़े और आ सकते हैं, उनके साथ नगाड़ा बजेगा कि नहीं, दुदुम्भी बजेगा कि नहीं, ठीक है, यह सब भी निर्धारित आपका होता था। जैसे अगर देखे होंगे कि जो रजवाड़ों की व्यवस्था थी, जो आधुनिक भारत में जब आप देखे होंगे करीब 565 रजवाड़े थे जो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय जो 565 रजवाड़ों की बात की जाती है, उन रजवाड़ों में केवल 5 रजवाड़े ऐसे थे, केवल 5 रजवाड़े ऐसे थे जिनको 21 तोपों की सलामी का अधिकार था, जिनको 21 तोपों की सलामी का अधिकार था, अन्य लोगों को नहीं था। अन्य को किसी को 10 रहा होगा, किसी को 5 रहा होगा, किसी को 1 तोप का अधिकार रहेगा, जिनका जैसा पद है। अगर आपका पद कमज़ोर है, ठीक है, और नीचे रैंक के हैं, तो हो सकता है कि आपके आने पर या आपके मृत्यु के पश्चात एक ठो बंदूक अपना 1-2 बंदूक ही बुला दे, बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के निर्धारित इस बात पे डिपेंड करता था कि आपका पद कैसा है। तो 21 तोपों की सलामी का जो अधिकार है वह केवल 5 रजवाड़ों को ही दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण रजवाड़े थे। तो याद देखिएगा, उसमें आपका तो एक तो है आपका हैदराबाद सबसे प्रमुख रजवाड़ा था, जिसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ था। दूसरा आपका रजवाड़ा आपका है मैसूर, ठीक है, मैसूर रजवाड़ा भी महत्वपूर्ण था। इसी तरह आपका ग्वालियर रजवाड़ा है, हाँ, उसको भी 21 तोपों की सलामी का अधिकार था। तो इसी तरह कुल मिला के 5 रजवाड़े थे जिनको 21 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया था, ठीक है। इसी तरह 2 अन्य जो थे उनमें से आपका एक हो गया आपका कश्मीर और बड़ौदा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया था। 5 कौन कौन से रजवाड़े हैं जिनको 21 तोपों की सलामी का अधिकार था। उनमें पहले नंबर पे है आपका हैदराबाद, दूसरे नंबर पे आपका आता है ग्वालियर, तीसरा आता है आपका मैसूर, चौथा आता है आपका बड़ौदा, ठीक है, चौथा आपका आता है बड़ौदा, और 5वां आपका इसमें महत्वपूर्ण है वो है आपका कश्मीर, ठीक, कश्मीर। ये 5 रजवाड़े थे जिनके लोगों को ही 21 तोपों की सलामी का अधिकार ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में दिया गया था। अन्य लोगों को 21 तोपों की सलामी का अधिकार नहीं होता था। और याद रखिएगा, इसमें से जितने रजवाड़े थे उसमें केवल एक रजवाड़े को वो दिया गया था, उपाधि दिया गया, जिसका नाम है एग्जॉल्टेड हाइनेस। एग्जॉल्टेड हाइनेस, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, एग्जॉल्टेड हाइनेस। एग्जॉल्टेड हाइनेस की जो उपाधि है यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, और यह केवल हैदराबाद के निज़ाम को दिया गया था। हैदराबाद के जो निज़ाम हैं इन्होंने इसलिए इनको दिया गया था क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार को इन्होंने 2.5 करोड़, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए जो है वो सहायता दिया था। किसने दिया था? हैदराबाद के निज़ाम ने। इसीलिए इनको उपाधि दिया गया था एग्जॉल्टेड हाइनेस, ठीक, एग्जॉल्टेड हाइनेस। और जो हैदराबाद के आपके निज़ाम हैं ये अपने दौर में ये विश्व के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे, और ये बहुत बड़े कंजूस व्यक्ति भी थे। तो याद रखिएगा, इनको किसी अंग्रेज ने एक टोपी इनको गिफ्ट दिया था। वो टोपी कहीं उन्होंने 35-40 वर्ष लगातार लगाया था अपना, बहुत दिन तक चला इनका टोपी। अभी शायद रखा होगा कहीं म्यूजियम में किसी और। तो ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य है जो इन दर्शाता है, ठीक है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा जो मुगल काल में एक होता है नौबत, ठीक है, नौबत होता है ना, तो उसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र आते हैं, जो नौबत बजाए जाते हैं ना। तो उनमें से कुछ मनसबदारों को यह अधिकार था कि उनके आने पे दरबार में नौबत बजता था, नहीं तो सबको अधिकार नहीं होता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो वह नियम होता था कि कौन कितना वो करेगा। तो ये इनके पद के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण सिस्टम था या एक महत्वपूर्ण तरीका था। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। मनसबदारी प्रथा लगातार जब बढ़ती गई, याद रखिएगा, मनसबदारी पद्धति आगे बढ़ी, तो अब ये मनसबदारों को चूँकि सवार घोड़े रखने के लिए भी और गाड़ी रखने के लिए, सैनिक रखने के लिए इनको लगातार सुविधाएं दी जाती थी। अब ये मनसबदार
समय समय पे क्या करते थे कि जितनी मात्रा में, जितनी अपेक्षित मात्रा में इनसे सैनिक रखने की अपेक्षा किया जाए या सेना रखने की अपेक्षा किया जाए वो उतना रखें, लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं था। कभी कभी ये लोग रखते नहीं थे या अच्छे क्वालिटी के घोड़े का पैसा ले लेते थे और रख देते थे भारतीय टट्टुओं की तरह, या जिसकी चर्चा का उसके अलाउद्दीन के बाज़ार में चर्चा हो रही है कि जो अरबी घोड़े हैं वो सबसे महंगे हैं, लेकिन भारतीय टट्टू सबसे सस्ते हैं, ऐसे खच्चर उच्चर मॉडल के, तो वैसे ये लोग रख लेते थे। तो इनसे बचने के लिए, इन पे कंट्रोल करने के लिए ही अकबर के समय में दहबिस्ती का नियम लाया गया। कि अकबर के समय में एक नियम लाया गया जिसे कहते हैं आपका दहबिस्ती का नियम। दहबिस्ती समझिएगा। फिर अकबर से एक नियम लाया गया इन पे कंट्रोल करने के लिए, वह नियम था दहबिस्ती का नियम। ठीक है, यह आपका था, यह आपका है दहबिस्ती का नियम। अच्छा, और दूसरा इसी तरह समझिएगा कि साथ ही साथ इन पे और इन पे कंट्रोलिंग करने के लिए ही, इन पे कंट्रोलिंग करने के लिए ही दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत हुई। तो अकबर ने दाग महाली की शुरुआत किया इनको कंट्रोल करने के लिए, जिसे कहते हैं दाग महाली। दाग महाली के अंतर्गत क्या था, जो ये लोग मनसबदार जितने भी घोड़े रखते थे या जितने सैनिक रखते थे या जितने सवार पद रखते थे, उनका हुलिया, ठीक है, लिखा जाता था। उनका एक प्रकार से जो मेज़रमेंट किया जाता था, उस मेज़रमेंट को लिख के रखा जाता था, ताकि मौके पर ये लोग ये न बता सके कि हमारे पास ये घोड़ा था, हमारे पास ऐसे सैनिक थे। तो उनका एक प्रकार से आपका हुलिया रख लेते थे, जिसे पहले देखेंगे अब दाग और चेहरा पर था, तो वही है दाग और चेहरा पर था, तो उसको पहले से नोट करके रख लिया जाता था। दहबिस्ती के नियम के अंतर्गत यह विधान किया गया कि जैसे कि इसमें आपका आया 1 अस्पा आया, 2 अस्पा आया, निम अस्पा आया, सी अस्पा आया। तो इस पद्धति की शुरुआत भी इसी के अंतर्गत की गई। तो दहबिस्ती के नियम में ये बताया गया कि कितने आपके सैनिक पर कितने घुड़सवारों की संख्या होगी, इनकी संख्या किस तरह से नियोजित होगी, इसको नियोजित करने के लिए दहबिस्ती का मुख्यतः नियम आपका बनाया गया। अच्छा, इनमें से देखिए, इनमें से जो 2 अस्पा सी अस्पा है, यह आगे चल के जहांगीर के समय में लागू होता है। 2 अस्पा सी अस्पा, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, 1 अस्पा क्या है, 2 अस्पा क्या है। हाँ, तो याद रखिएगा सी अस्पा क्या है, नीम समारण क्या है, तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। इनमें से समझिएगा क्या पूछा गया है, 1 अस्पा, 1 अस्पा, 2 अस्पा, 2 अस्पा, 2 अस्पा। इसके बाद अगला आपका तीसरा आपका है नीम अस्पा, नीम समारण, नीम समारण कर सकते हैं ये, नीम समारण। और चौथा आपका है सी अस्पा, सी अस्पा या सी अस्पा भी कहीं भी लिखते हैं, सी अस्पा, सी या सी अस्पा। ठीक है, अब देखिए इनमें कैसे जानेंगे, समझिएगा कि इनमें क्या है कि इनमें 1 अस्पा वाले में 1 घोड़ा रहेगा, समझिएगा 1 घोड़ा रहेगा, प्लस में एक व्यक्ति, मतलब एक सैनिक के पास 1 घोड़ा, तो एक सवार के पास 1 घोड़ा रखने की जो पद्धति है वो कहलाती है आपका 1 अस्पा। अब जो 2 अस्पा है, इसका मतलब क्या होगा, ये नियम बनाया गया कि किसी भी घुड़सवार के पास कम से कम 2 घोड़े हों, ताकि वो मौके पर घोड़े का बहाना बना के काम अपना न टाले या कहीं जाना हो। तो 2 अस्पा, तो मतलब 2 घोड़े, ठीक है, 2 अस्पा में 2 घोड़े और 1 सैनिक, 1 व्यक्ति की व्यवस्था की गई, 2 अस्पा। अच्छा, अब इसमें समझिए जो नीम अस्पा व्यवस्था किया गया, जैसे बहुत ज़रूरी नहीं है, तो 1 घोड़ा रख दिया गया 2 लोगों के बीच में, तो घोड़ा और यहाँ हो गए व्यक्ति या सवार, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घोड़ों के बीच में, यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 सैनिकों के बीच में 1 घोड़ा रख दीजिए, अगर आवश्यकता पड़े फिर जाएंगे। जैसे देखिए आजकल एक थाने में पता लगा 1 जीप रख दीजिए, तो 5-6 लोग 8 लोग अपना आएंगे जाएंगे, तो ऐसे ही उस समय चल रहा था। और एक दूसरा है जिसे कहते हैं, वो हम कहते हैं सी अस्पा। सी अस्पा का जो पद्धति है
इसमें कहीं कहीं इसका उल्लेख मिलता है कि 3 घोड़े पर दो सवारों के बीच में 3 घोड़ा हो, और कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि 3 सैनिकों के बीच में 2 घोड़ा हो। ठीक है, तो ओवरऑल सी एस्पा में आप मान चलिए कि 3 घोड़ा रख दीजिए और 2 व्यक्ति, 3 घोड़ा और 2 व्यक्ति। ठीक है, तो यह जो पद्धति है आपका, यही जो पद्धति है ये मुख्यतः सवारों की संख्या और सैनिकों की संख्या के अनुपात को रखने की एक पद्धति है। इसमें आपका जो द्विअस्पा सीअस्पा है, यह जो है जहांगीर के समय में शुरू किया गया था। ठीक है, जहांगीर के समय में एक विदेशी यात्री आए हैं। ठीक है, जिन्होंने मुख्यतः, इनका नाम है इनका दुजैविद, उन्होंने मुख्यतः मनसबदारों की संख्या का निर्धारण किया है। उन्होंने भी मनसबदारों की संख्या का एक लिस्ट दिया है। तो कुल मिला के ये तो आपके 1 अस्पा 2 अस्पा सी अस्पा हुए। अब आगे थोड़ा सा और आते हैं। अब देखिए, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के काल तक जो प्रवर्तित हुआ चलता रहा, जहांगीर काल में भी अपेक्षित रूप से सुकून से चलता रहा। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे मनसबदारों की स्थिति में परिवर्तन आया। मनसबदार लगातार सवारों की संख्या और जो अपेक्षित सैनिकों की संख्या में प्रॉब्लम करते थे। तो इन सब से थोड़ा सा अब धीरे धीरे दिक्कत होने लगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये आने लगी कि मनसबदारों को जो भी अपेक्षित भूखंड दिया गया, जो उनके वेतन के बदले में भूखंड दिया गया, हाँ, या जो उनके पास सवारों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या, उनके बदले में जो ज़मीन दिया गया, अब वो लोग करते क्या थे, ज़मीन से वसूली ज़्यादा करते थे, अधिशेष जो बचता था वह कम पहुंचाते थे। तो एक प्रकार से जमा और जो हासिल था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आने लगता था। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि ये लोग सवारों के नाम पे पैसा ज़्यादा लेते थे, भूखंड ज़्यादा आवंटित कराते थे, लेकिन ये सवारों की संख्या कम रखते थे, तो ये लाभ अधिक इनको मिलने लगा और राज्य को इससे नुकसान होने लगा। ऐसी कंडीशन में शाहजहाँ के समय तक आते आते थे, याद रखिएगा, जहांगीर ने इसमें द्विअस्पा सीअस्पा जोड़ा। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किया अकबर ने शुरुआत किया। याद रखिएगा, जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने इसमें द्विअस्पा और सीअस्पा जोड़ा। शाहजहाँ समय आ जाइएगा, शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ ने इसी जो जमा और हासिल है इसके अंतर को कम करने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक पद्धति शुरू किया जिसे कहते हैं सिमाही जागीर। तो सिमाही जागीर जो है, इसे या आप कह सकते हैं महाना जागीर भी कहते हैं। महाना का मतलब होता है मंथली स्केल सिस्टम। मंथली स्केल पद्धति में उन्होंने क्या किया, महाना पद्धति में, इसे बोलते हैं महाना पद्धति, मंथली स्केल सिस्टम। इसमें उन्होंने 2 प्रकार की जागीर निर्धारित किया। एक तो किया सिसमाहा जागीर और दूसरा किया सिमाही जागीर। तो सिसमाहा क्या है और सिमाही क्या है समझिएगा। सिसमाहा का मतलब होता है अगर किसी अपेक्षित भूखंड से जो दिया गया है, ठीक है, उनसे जो अनुमानित आय हो, अगर उसका 50% भी वसूली हो जाता है, ठीक है, तब वह ज़मीन कहलाएगी, वह हो जाएगा सिसमाहा। तो अनुमानित आय का 50% भी अगर प्राप्त करते हैं तो आपका कहलाएगा सिसमाहा, और अनुमानित आय का अगर 25% प्राप्त करते हैं तो हो जाएगा आपका सिमाही। तो कहा गया, तो अब इसके आधार पे अब जितना अनुमान लगाया गया अगर उतना नहीं मिल रहा है या कम मिला है तो सिसमाहा और सिमाही के अंतर्गत उसे शामिल करके उन पे अपेक्षित कार्रवाई होगी, उन पे अपेक्षित निर्णय लिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये हुआ। अच्छा, औरंगजेब जब आया तो औरंगजेब के समय चूँकि जो औरंगजेब का लगातार समाज विस्तार चल रहा था, दक्षिण नीति चल रहा था, हाँ, तो औरंगजेब कई नीतियों में उलझे हुए थे, सैनिक मामलों में, साम्राज्यवादिता में उलझे हुए थे। इसीलिए क्या किया, इसीलिए इनको सवार पद को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता हुई। अब चूँकि ये था कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के सवार पद को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके जात पद को भी बढ़ाइए, लेकिन अगर जात पद को बढ़ाएंगे तो उसके आधार पर वेतन भत्ता भी बढ़ जाएगा, उसका वेतन और उसका अनुक्रम, ठीक है। जात पद से मुगल प्रशासनिक ढांचे में हायरार्की सिस्टम बढ़ जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई किसी का प्रोटोकॉल बढ़ा दीजिए, वरीयता क्रम बढ़ा दीजिए। अगर वरीयता क्रम बढ़ा देंगे जात पद को, तो मान लीजिए वो क्लास 2 का क्लास 1 में आ गया, क्लास 2 में और ज़्यादा उसका पे स्केल हो गया, वो 6000 ग्रेड पे का है तो पहुँच गया, पता लगा 8000 ग्रेड पे पहुँच गया। तो ऐसे कंडीशन क्या हो जाएगा, तब वो हमेशा के लिए अब प्रॉब्लम होगा, उसके आधार पूरी सुविधाएँ देना पड़ेगा।
तो इससे बचने के लिए क्या किया कि किसी व्यक्ति का वरीयता क्रम न बढ़ाया जाए, ठीक है, उसका पद अनुक्रम न बढ़ाकर, बल्कि अगर केवल हमको सवारों की संख्या बढ़ानी हो ताकि युद्ध आदि विशेष अवसर पर वह व्यक्ति काम कर सके, तो इसके लिए एक नया सिस्टम शुरू किया। और वह सिस्टम आपका क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका मशरूत। तो मशरूत क्या है? मशरूत एक प्रकार की जागीर है। मशरूत ऐसी पद्धति है कि जब किसी मनसबदार के जात पद में कोई वृद्धि न किया जाए, उसके अनुक्रम में या उसके पदानुक्रम में कोई बदलाव न करते हुए उसके अंतर्गत सवारों की संख्या को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाए, तो यह पहले से अत्यंत अस्थायी प्रकृति का होता है। यह फॉर टाइम बीइंग कुछ समय के लिए विशेष अभियान के समय में, विशेष युद्धों के समय में ही चलता था। लेकिन अगर राजा महाराजा मान लीजिए प्रसन्न हो गया आपके कार्य से, आप सफल होकर आए, दक्षिण विजय गए, कहीं भी कुछ गए, अभियान में सफल हो गए, तो मशरूत को परमानेंट जागीर में या आपके मनसब में शामिल भी कर सकता है। तो औरंगजेब के समय में जो बदलाव हुआ वह आपका क्या हो गया? मशरूत। पूछिएगा मशरूत क्या है? तो औरंगजेब के समय क्या यह बदलाव है जिसमें मुख्यतः जात पद में कोई बदलाव किए बिना ही सवार पद की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। इसे कहा जाता है आपका मशरूत पद्धति। और इसके लिए इस जो बढ़े हुए बोझ है, बढ़े हुए कार्य है, बढ़ा हुआ जो सवारों की संख्या के है, इसके रिखर्ज के लिए एक जागीर प्रदान कर दी जाती है जिसे कहते हैं मशरूत जागीर। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार की पद्धति हमको इसमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है। आगे चल के क्या हुआ कि इसी के साथ साथ और इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे व्यवस्था की गई, जैसे कि जो मनसबदार कुछ दक्कन के आ रहे हैं, दक्षिणी क्षेत्रों से आए, कुछ राजपूत मनसबदार आए, तो राजपूत मनसबदारों को विशेष सुविधाएं भी दिया गया, दक्कनी मनसबदारों को भी विशेष सुविधाएं दिया गया। तो जो ऐसे मनसबदार थे, ऐसे मनसबदारों जो साउथ से आए या जो मनसबदार पहले के हैं, जो पुश्तैनी रूप से आए हैं, इन सब के लिए भी कुछ विशेष नियम का प्रावधान किया गया। इन नियमों में जैसे ये कहा गया कि इन पे लगातार कंट्रोलिंग हो, इन पे लगातार सरकार का नियंत्रण बनाया है, तो इसके लिए इनसे कुछ कटौती किया गया, कुछ इनके वेतन भत्ते में से कटौती किया गया, कुछ इनके लिए जो प्रदत्त भूखंड था उसमें से कटौती किया गया। इन कटौतियों में आपको कई बार पूछता है, जैसे एक तो है मनसबदारों के वेतन से जो मुख्यतः कटौती किया गया, उनमें से एक आपका है चौथाई रवासा। समझिएगा, इसको चौथाई कुल भी कहते हैं, चौथाई कुल या रवासा। चौथाई कुल या रवासा यह क्या होता है? चौथाई कुल या रवासा जो होता है, यह किसी भी मनसबदार के वेतन में से पशुओं की अगर संख्या अपेक्षित नहीं रखा है, तो पशुओं की अपेक्षित संख्या न रखे जाने के कारण की जाने वाली जो कटौती होती है, ठीक है, पशुओं की संख्या अपेक्षित न रखने के कारण जो कटौती की जाती है उसे कहते हैं चौथाई रवासा। जो होता है यह क्या है? पशुओं की अपेक्षित संख्या न रखने के कारण, मतलब जितना अपेक्षा कीजिए उतना आप नहीं रखे हैं, इसलिए आपसे यह कटौती की जाती है। इसी तरह हाथियों के चारा के नाम पर एक कटौती होती है जिसे कहते हैं खुराके फिलान। दूसरा आपका हो गया खुराके फिलान। जो खुराके फिलान है, यह क्या होता था? यह हाथियों की चारा के लिए किया गया कटौती होती था। और एक और कटौती होती जिसका नाम था इडमास। ये भी पूछा गया। इडमास जो कटौती है, यह कटौती मुख्यतः घोड़े खरीदने के लिए की जाती थी। तो घोड़े खरीदने, पूछेगा किसके लिए? घोड़े खरीदने हेतु की गई कटौती। खुराके फिलान आपका जो है यह हाथियों के चारा के लिए की गई कटौती जो होती है। और एक अन्य कटौती होती थी जो दक्कनी सरदार बेसिकली मुगल सेवा में आ गए थे, उनसे एक कटौती थी, उसका नाम था चौथाई कुल। जिसका नाम था चौथाई कुल। ठीक है, यह आपका चौथाई कुल, बल्कि इसको आप रवासा कर दिए, रवासा भी कई बार पूछता है। ठीक है, तो चौथाई कुल जो है यह क्या होता है? दक्कनी सरदारों से, दक्षिण भारत के ऐसे सरदार जो मुगल प्रशासनिक सेवा में आ गए थे, उनसे की जाने वाली कटौती कहलाती है आपका चौथाई कुल। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पद्धतियाँ रही मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में। इसके आधार पर मनसबदारी व्यवस्था को नियोजित किया गया। चूँकि प्रॉब्लम ये हुई कि मनसबदार जब धीरे धीरे आगे चल के वो छिनकी होने लगे, मनसबदार के पास सैनिक पावर भी था, प्रशासनिक अधिकार भी थे,
तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, मनसबदारी पद्धति में वही जो सामंतवादी पद्धति में कमियां आ गई थी, वही कमियां हमको यहाँ दिखाई देने लगता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि विशेष अवसरों पे या जो मुगल सैन्य व्यवस्था थी उसमें भी धीरे धीरे अनियमितता दिखने लगती है, उसमें भी सामंजस्य का अभाव दिखने लगता है। इसलिए क्योंकि विभिन्न मनसबदारों की जो सेनाएं युद्ध आदि पे जाती थी और सभी मनसबदारों की सेनाएं अलग अलग परिवेश से आई थी, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से आती थी, इसीलिए इनके लिए अलग अलग नियम कानून बने थे। तो प्रत्येक की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण और पर्यावरणीय और भौगोलिक दशाओं के कारण इनके रहन सहन और परिवेश में भी परिवर्तन था और इसी के अनुरूप इनके जो शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था थी उसमें भी बदलाव था। तो जब ये लोग किसी विशेष अवसर पे राज्य के लिए केंद्रीय सेना के साथ ये लोग नियोजित होते थे या किसी एक विशेष कमांडर के अधीन ये लोग एक संयुक्त सेना बनाई जाती थी, तो उसमें क्या होता था कि विभिन्न मनसबदारों की सेनाएं जो होती थी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती थी, आपस में तालमेल स्थापित नहीं कर पाती थी, जिससे निश्चित तौर से मुगल सैन्य व्यवस्था को बड़ा आघात लगा और मुगल सैन्य व्यवस्था में जो एक प्रकार से एक इंटीग्रेटेड हार्मोनियल सिस्टम था वह प्रभावित होता है। तो एक प्रकार से एकीकरण की जो सैन्य एकीकरण की प्रवृत्ति थी उस पर बड़ा नुकसान होता है और इन्हीं सब के कारण, ठीक है, तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में और मुगल सैन्य व्यवस्था में ह्रास के तत्व हमको दिखाई देने लगते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे यह हुई कि मनसबदारों के अत्यधिक आगमन के फलस्वरूप बहुत ज़्यादा इनको जब मुगल सैन्य ढांचे में प्रशासनिक ढांचे में नियोजित कर दिया गया तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि इनको बहुत बड़ी संख्या में इनको भूखंड प्रदान किया गया, इनको वेतन के रूप में जागीर प्रदान कर दिया गया। तो धीरे धीरे इसी कंडीशन में जागीरों की भी धीरे धीरे हमको कमी दिखाई देने लगती है, जो आगे चलकर जागीरदारी संकट का एक मुख्य माध्यम भी बना। ठीक है, जागीरदारी संकट का एक मुख्य माध्यम भी बनता है। अब हम आते हैं जागीरदारी पद्धति पे। तो अगर जागीरदारी संकट से पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि जागीर क्या होते हैं, जागीरदार क्या होता है, तो इसको हम आसानी समझ सकते हैं। और समझिएगा कि मैंने कहा कि जागीर जो है इसका मतलब होता है, जागीर बेसिकली लैंड, इसका मतलब होता है किसी विशेष भूखंड से संदर्भित प्रक्रिया है और इस भूखंड के संदर्भ में जो पद्धति है, जो सिस्टम है, यही आपका जागीर पद्धति के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। और इसमें इस जागीर के जो प्रयोक्ता हैं, इस जागीर के जो प्रयोग करने वाले हैं, वे जागीरदार कहलाते हैं। तो जागीर और जागीरदारों से संबंधित जो संकल्पना है, इसी को हम मुख्यतः जागीरदारी पद्धति के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। अब जहाँ तक जागीर का कंसर्न है, अगर मुगल प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में देखें तो मैंने कहा किसी भी सैनिक अधिकारी, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, किसी भी नागरिक अधिकारी को अगर उसके वेतन के बदले में कोई भी भूखंड प्रदान किया जाता है तो वह क्या होती है, वह जागीर कहलाती है, वह जागीर कहलाती है। तो और उसका प्रयोक्ता जो होता है, प्रयोग करने वाला, वह कहलाता है आपका जागीरदार। जागीरदारी पद्धति पे अनेक इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, जैसे आपका सतीश चंद्रा हुए, आपके प्रोफेसर अतहर अली हुए, इरफान हबीब हैं, हाँ, इसी तरह आपका नूरुल हसन हैं, जिन्होंने मुख्यतः इन पे सब महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है। हाँ, सीपी फ्रेडरिक हैं, आदि हैं। अब थोड़ा सा आते हैं, इसमें देखते हैं कि जो जागीर है, जागीरों के आधार पे, जागीरों के स्वरूप के आधार पे इस पद्धति में कई दृष्टिकोण देखते हैं, या जागीरों के भी हम इस संदर्भ में कई प्रकार देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ जागीर हैं जो तनख्वाह जागीर है, कुछ जागीरें ऐसी हैं जो मुख्यतः तनख्वाह जागीर है। तनख्वाह जागीर का मतलब, अब देखिए, एक हो गया आपका, ये सब पूछता है जागीरें, एक हो गया आपका तनख्वाह जागीर, इसी तरह आपका दूसरा हो गया वतन जागीर, पूछेगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा वतन जागीर क्या है। इसी तरह आपका हो गया इनाम जागीर, वक्फ जागीर, एम्मा जागीर,
इम्मा जागीर, अल्तमगा जागीर, अन्य बहुत सारे प्रकार हैं, सब क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग, अल्तमगा आदि। अब अगर इनमें समझिएगा तो इनकी जो मुख्यतः इनका जो स्वरूप है, इनकी जो मुख्य पद्धति है वह इस बात पे डिपेंड करती है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को उसके तनख्वाह के बदले में जागीर दे दी जाए, जहाँ से वो अपना कर वसूल करके, लगान वसूल करके अपना हिस्सा ले ले, और अपना हिस्सा लेने के बाद जो बचा हो, ठीक है, उसे राजकोष में जमा करे, जो फवाजिल मतलब जो अतिरिक्त हो, जो अधिशेष हो, जो सरप्लस प्राप्त हुआ है उसे जमा कर दे। तो यह आपका, तो पहली हो गई आपका तनख्वाह जागीर, अगर किसी व्यक्ति को उसके तनख्वाह के बदले में उसके वेतन बदल दिया जाए, जागीर। अब देखिए ये तो हो गया। अच्छा आप समझिएगा, ये जागीरें जो हैं, कुछ जागीर हस्तांतरणीय भी हो सकती हैं, कुछ ट्रांसफरेबल हो सकती हैं, कुछ ट्रांसफरेबल नहीं भी हो सकती हैं। कुछ जागीरें वंशानुगत भी दी जा सकती हैं, जैसे बेसिकली दक्षिणी सरदारों को, राजपूतों को या प्रमुख मनसबदारों को, या ये जागीरें जो थी वह क्या की गई, वह ऐसे ही पुश्तैनी रूप से दे दी गई, हेरिडेटरी रूप से दे दी गई। अब इनमें अगला समझिएगा, तो एक तो ये हो गया, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जागीर तनख्वाह के रूप में दी गई तो तनख्वाह जागीर हो गई। अब वह जागीर, मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में सेवा कर रहा है, केंद्रीय प्रशासन में है, या कोई व्यक्ति साउथ में उसकी ड्यूटी लग गई है, साउथ में है, हाँ, लेकिन वह व्यक्ति मूल रूप से उत्तर भारत का है, ड्यूटी कर रहा है दक्षिण भारत में, दक्कनी राज्यों में उसकी ड्यूटी है। तो मान लीजिए अगर उसका जो वेतन है, वह उसका जो भूखंड है, वह जहाँ का मूल हो, अगर वहीं प्रदान कर दिया जाए, उसके ही वतन में दे दिया जाए, तो वह वतन जागीर हो गई। जैसे कोई दक्षिण का सरदार है, वो भले दिल्ली में काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो तनख्वाह जागीर हो, वह जागीर उसको दक्षिण भारत में उसी के भूख क्षेत्र में दे दिया जाए, तो वह कहलाता है वतन जागीर। और अगर वह क्षेत्र वहाँ न हो, अन्य कहीं जगह दे दिया जाए, तो वह क्या हो गई, तो वह आपका तनख्वाह जागीर हो गई। तो तनख्वाह जागीर तो सभी होती हैं। तो वतन जागीर अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी भी नागरिक अधिकारी को उसके कार्यों के बदले में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसी भूखंड से जहाँ का वह मूल निवासी है, मूल क्षेत्रवासी है, वहीं पे प्रदान कर दिया जाए, तो इस पद्धति को हम कहते हैं वतन जागीर। तो यह आपका वतन जागीर। इनाम जागीर ऐसी पद्धति होती है जिसके अंतर्गत मुख्यतः किसी व्यक्ति को इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में अगर कोई जागीर प्रदान की जाती है, तो उसे हम कहते हैं इनाम जागीर। ठीक है, इनाम या पुरस्कार के रूप में अगर कोई भी जागीर प्रदान की जाती है, तो हम उसके क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इनाम जागीर। अच्छा, इसी तरह अब देखिए इम्मा जागीर क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को राजा महाराजा या सुल्तान बादशाह किसी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के बदले में, धार्मिक कार्यों के लिए अगर वह जागीर प्रदान कर दे, तो यह इसको कहते हैं इम्मा जागीर। तो इम्मा जागीर क्या होती है, धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की गई भूखंड आपका होती थी इम्मा जागीर। अच्छा, और इसी तरह अगर किसी धार्मिक संस्था को, समझिएगा, यह धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया जागीर है, और अगर किसी धार्मिक संस्था को दिया जाए तो वह जागीर कहलाती वक्फ। धार्मिक संस्थाओं को प्रदत्त, तो धार्मिक संस्थाओं को प्रदत्त भूखंड जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपका वक्फ जागीर। देखिए होंगे आजकल भी जो वक्फ बोर्ड है ना, हाँ, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ऐसे ही। अगला समझिएगा, अब अगला एक अन्य जागीर है जिसे हम कहते हैं अल्तमगा। अल्तमगा जागीर जो है, यह मुगल प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण शब्द है। अल्तमगा जागीर मुख्यतः जहांगीर ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है, जहांगीर ने। अल्तमगा जागीर को अल्तमगा केवल इसलिए कहते हैं कि इसमें एक जो मोहर लगती थी, ठप्पा लगता था, वह अल्तमगा नाम से लगती थी, इसीलिए इस जमीन का नाम हो गया था अल्तमगा जागीर। ठीक है, तो अल्तमगा जागीर के नाम पे यह जागीर आपका लगातार, ठीक है, चलता रहा। अब अगला समझिएगा, इसी तरह एक अन्य जागीर है जिसे कहते हैं मदद ए मास या सरयुगल। उस जागीर का नाम है मदद ए मास, इसको हम कहते हैं, पूछिएगा सरयुगल क्या है। ठीक है, मदद ए मास या सरयुगल क्या होती है, यह क्या होती है, यह किसी धार्मिक व्यक्ति को, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को, किसी धार्मिक संस्थान को, किसी विशेष कृपा प्राप्त व्यक्ति को, किसी को भी दिया सकता है। तो यह एक प्रकार की करमुक्त जमीन होती है और यह वंशानुगत होती है।
ये क्वेश्चन पूछेगा, यदि इनमें से कौन सी जमीन वंशानुगत है। तो मदद ए मास जो है यह एक प्रकार का करमुक्त जमीन होती है, यह वंशानुगत रूप से दिया गया होता है। और यह जो ज़मीन है सबसे पहले इसे बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक है, सबसे पहले इसे बहादुर शाह प्रथम ने इसे नियोजित किया था। तो बहादुर शाह प्रथम के समय में समझिए यह है मदद ए मास। ठीक है, यद्यपि अगर आप दिल्ली सल्तनत में जाएंगे तो मदद मास जो जागीर है वह इल्तुतमिश ने शुरू किया था, तो यह वहाँ भी है, हर जगह प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक जो आपका जागीर हो गई मदद ए मास। तो मदद ए मास विद्वानों को, विशेष व्यक्तियों को आज को प्रदान किया जाता है। अगला जागीर मैंने जैसे भी चर्चा किया था, आपको बताया भी था, वो एक जागीर थी मसरूत जागीर, जिसकी चर्चा कर लिया, जो औरंगजेब शुरू किया था, जो विशेष अवसरों पर विशेष कार्यों के लिए एक प्रकार का दिया गया जागीर होता है, जिसमें जात पद की संख्या बढ़ाए बिना ही सवार पद की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका मसरूत जागीर। ठीक है, तो आपको मसरूत की चर्चा भी हम लोग पहले किए थे। अगला जागीर समझ लीजिएगा, एक आपका हो गया खालसा जागीर। खालसा भूखंड है। खालसा जागीर क्या होती है? खालसा जागीर वह होती है जो ज़मीन या जागीर सीधे केंद्र सरकार के अधीन होती है, सीधे आपके एक प्रकार से कह सकते हैं राज्य के अंतर्गत होती थी, या सीधे राजा की जागीर मानी जाती है। इस जागीर को हम क्या कहते हैं? इस जागीर को कहते हैं हम खालसा जागीर, जिसमें मुख्यतः अधिकार क्या होता है? अधिकार सीधे केंद्रीय राजा का होता है, सीधे राजा के अंतर्गत वह जागीर होती है, खालसा भूमि होती है कि वह राज्य सरकार की सीधी भूमि होती है। तो उसका मतलब हो गया आपका खालसा भूमि। इसके बाद कभी कभी क्या होता था, कभी कभी ये राजा महाराजा जो होते थे किसी व्यक्ति को, ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से भी अनुदान देते थे, जिसे हम कहते थे रोजीना। पूछिएगा रोजीना क्या है? रोजीना प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, रोजीना जो होता है प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया अनुदान होता है, इसका नाम है रोजीना। याद रखिएगा रोजीना। तो रोजीना प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया आपका जागीर होता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जागीर होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये तो आपके अलग अलग किस्म के जागीर हैं, अलग अलग तरह के जागीर हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा जागीरदारी संगत देखते हैं। अब आपने देखा कि बहुत तरह तरह के जागीरें मुगल प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, जो मुगलों के शासन प्रशासन के मुख्य आधार बने। इनके आधार पर मुगल शासन प्रशासन संचालित होता था। अब आते हैं जैसे जैसे मनसबदारी प्रथा बढ़ी, मनसबदारों की संख्या बढ़ने लगी। सर्वाधिक जो मनसबदारों की संख्या मिलती है, खासकर सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या, उनमें वह है आपका औरंगजेब के समय में, और सर्वाधिक मनसबदार भी औरंगजेब के समय में हैं, और सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी औरंगजेब के समय के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय में है। अच्छा देखिए विडंबना, औरंगजेब को सबसे ज़्यादा हिंदू विरोधी रूप में वर्णित किया गया, लेकिन हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक औरंगजेब के समय में है। औरंगजेब को ही सबसे ज़्यादा संगीत पे प्रतिबंध के रूप में देखा गया, संगीत पे प्रतिबंध लगाने के शासक के रूप में, कट्टर शासक के रूप में देखा। और सबसे ज़्यादा जो फारसी संगीत पे ग्रंथ लिखा गया वो औरंगजेब के समय ही लिखा गया, सबसे ज़्यादा औरंगजेब के समय में ही ग्रंथ में लिखा गया। तो समझिएगा इन सब जागीरों से क्या हुआ, जब बहुत सारे मनसबदारों की लगातार संख्या बढ़ती गई, और मनसबदार के साथ साथ जागीरदार बहुत सारे आ गए, इसी के साथ साथ जमींदार ऑलरेडी पुश्तैनी रूप से चल ही रहे थे। अब मनसबदार, जमींदार, जागीरदार तीनों के अंतर्गत कहीं न कहीं ज़मीन का ही नियोजन किया गया। तीनों को कहीं कहीं वेतन के बदले में, सुविधाओं के बदले में ज़मीन ही आवंटित किए गए। अब ऐसे कंडीशन में ज़मीनों की संख्या है धीरे धीरे नियत रूप से कम होने लगी। अब ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि जब मनसबदारी व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ती है, और ख़ासकर औरंगजेब के काल में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो दक्कनी सरदार थे, जो राजपूत सरदार थे, जो लोग मुगल प्रशासनिक ढांचे में सेवा में आ गए थे, उनको प्रसन्न करने के लिए उनको मसरूत जागीरें दे दी गई ढेर सारी।
उनको इसी तरह अन्य जागीरें दे दी गई। उनको जो तनख्वाह जागीर थी वो बाँट ही दिया गया, वतन जागीर भी बाँट दिया गया। तो वतन जागीर, तनख्वाह जागीर, और यहाँ तक जब इनकी कमी होने लगी तो खालसा जागीर को भी बाँट दिया गया इनमें। तो खालसा जागीर भी कम हो गई इनके लिए। और ऐसे कंडीशन में एक अन्य महत्वपूर्ण जागीर है जो कई बार पूछा गया, वो है आपका पैबाकी जागीर। वो आपका है, ठीक है, वो आपका जागीर है पैबाकी जागीर। ये क्वेश्चन कहीं पूछा है। अब पैबाकी जागीर क्या समझिएगा। पैबाकी जागीर का मतलब होता है यह एक ट्रांजिशनल फेज की ज़मीन होती है, लैंड होती है पैबाकी जागीर। यह हस्तांतरणीय, याद रखिए पूछेगा निम्नलिखित में जागीरों में कौन जागीर हस्तांतरणीय प्रकृति की होती है। पैबाकी जागीर हस्तांतरणीय प्रकृति की जागीर होती है जो संक्रमणकालीन अवस्था को व्यक्त करती है, संक्रमणकालीन जागीर होती है। यह जागीर मुख्यतः इसलिए संक्रमणकालीन कहलाती है क्योंकि यह जागीर जब मनसबदारों से या जमींदारों से, जागीरदारों से जब राजगामिता कानून के तहत, जब्ती प्रथा के तहत उनके क्षेत्रों को अपने में मिला लिया जाता है, उनके भूखंडों को सरकार हस्तगत कर लेती है उस पर राजगामिता कानून के तहत, जब्ती प्रथा के तहत। तो ऐसी जागीरें जो थी वो या किसी से प्रसन्न नहीं है, किसी ने विद्रोह कर दिया है, उनकी जागीरों को ले लेना, किसी ने हिसाब ठीक से नहीं दिया है, उनकी जागीरों को ले लेना। तो ऐसे कंडीशन में ये जागीर जो छीन के लाई गई, जब ले लिया गया, ये जागीरें न तो खालसा में पहले शामिल, जगह खालसा में शामिल कर देते तो खालसा ज़मीन हो जाती, ठीक है। तो ये जागीर जब तक न किसी को दिया गया, जब तक न खालसा में शामिल किया गया, तब तक की स्थिति में यह संक्रमणकालीन से कि कहीं न कहीं इसको दिया जाएगा। तो यह ज़मीन को कहते हैं संक्रमणकालीन ज़मीन, जो अन्य किसी भी स्वरूप में आगे चल के परिवर्तित हो सकती है, ऐसे ज़मीन को कहते हैं पैबाकी ज़मीन। तो ये जो हस्तांतरणीय प्रकृति की यह जागीर, ट्रांसफरेबल लैंड जो रखा गया, यह जागीर भी क्या किया गया, बांट दिया गया। अब यह जागीरों की भी कमी हो गई, खालसा जागीर कमी हो गई, ठीक है। अब इनाम उनाम जागीर जो बचे थे वो भी सब बांट दिए गए। तो जागीरों की धीरे धीरे कमी होने लगी क्योंकि अब औरंगजेब को साउथ में विजय करने के लिए भारी संख्या में दक्कनी सरदारों की आवश्यकता थी, जितने ज़्यादा आ सकें, और जो आ रहे थे इनको विशेष सुविधा दी जा रही थी। तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे जागीरों की कमी होने लगी। इसी कंडीशन में लगभग 1691 में, कहा जाता है 1691 में औरंगजेब को पहली बार जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ता है, जागीरों की कमी का सामना करना पड़ता है, समझिएगा। तो इसका मतलब है कि 1691 से हमको जागीरदारी संकट के स्वरूप यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। तत्कालीन समय में जो 1691 में औरंगजेब को, ठीक है, पहली बार जागीरों की संकट का सामना करना पड़ा, ठीक है। जागीरों की संकट का सामना पहली बार कब किया गया, आपका 1691 में करना पड़ा। अब ये जागीरें धीरे धीरे लगातार और कम होती गई और जैसे जैसे अधिकारियों, कर्मचारियों और दक्कनी सरदारों, मनसबदारों को ज़मीन बांट दी गई तो ज़मीनों की अत्यधिक कमी हो गई, इसीलिए इसकी स्थिति खराब हो गई। और आगे चल के खफी खान, ठीक है, जिसने मुंतखब उल लुबाब लिखा है, तो उसमें वह उसकी चर्चा करता है और उसमें इसकी स्थिति को एक अनार 100 बीमार के रूप में देखता है। इसकी स्थिति एक अनार 100 बीमार के रूप में बताता है। खुद औरंगजेब ने जागीरों की कमी को एक अनार 100 बीमार कहा है। खुद औरंगजेब ने भी, ठीक है, जागीरों की कमी को एक अनार और 100 बीमार के रूप में व्यक्त किया है। तो याद रखिएगा, तो ये कमेंट आ सकता है। अगर लेखक पूछेगा तो खफी का आंसर हो जाएंगे, अगर शासक पूछेगा तो औरंगजेब हो जाएंगे आंसर, याद रखिएगा। तो खफी खान ने केवल एक अनार 100 बीमार की स्थिति से तुलना किया है, लेकिन औरंगजेब ने एक अनार 100 बीमार शब्द का यूज किया है इसके लिए। जबकि तत्कालीन अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनका नाम है मामूरी ने इसे बेजागिरी की समस्या कहा है। ने जागीरों की कमी को बेजागिरी की समस्या कहा है और खफी खान ने एक अनार 100 बीमार से तुलना किया है। एक अनार 100 बीमार से इसकी तुलना किया है, ठीक है। तो ये तो हमको तत्कालीन समय दिखाई देगा। अब आगे आते हैं। आधुनिक इतिहासकारों में सबसे पहले 1950 के दशक में
सतीश चंद्र ने इस पर महत्वपूर्ण काम किया, इस पर विचार किया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट। इसमें उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए और आगे चल के 1982 में उन्होंने स्पष्ट रूप से जागीरदारी संकट की बात किया। स्पष्ट रूप से उन्होंने 1982 में जागीरदारी संकट की बात किया। उन्होंने प्रारंभ में यह कहा कि जो मुगल प्रशासनिक ढांचा है जिसमें मनसबदारों और जागीरदारों के कारण, ठीक है, मनसबदारों और जागीरदारों के कारण जो व्यवस्थाएं हैप्जार्ड हो चुकी हैं, यह व्यवस्थाएं अस्थिर हो चुकी हैं, यह व्यवस्थाएं जो हैं उनमें सामंजस्य का अभाव हो गया है। इसी परिवेश में मुगल प्रशासनिक कमजोरी को देखते हैं और इसी परिवेश में मुगलों के पतन की बात करते हैं। और जागीरदारी संकट के अंतर्गत, ठीक है, जागीरदारी संकट के अंतर्गत फिर चल के इन्होंने मुख्यतः आपका, ठीक, तो 1982 में इन्होंने किसान, जमींदार, 1982 में इन्होंने किसान, जमींदार और जागीरदार मतलब मनसबदार, भाई मनसबदार जो है जागीरदारों की ही कोटि से निकले हुए हैं। तो मनसबदार के त्रिआयामी संबंधों पे याद रखिएगा, के त्रिकरूपी संबंधों पे, त्रिआयामी संबंधों पे विचार व्यक्त किया और विचार व्यक्त करके उन्होंने इनकी त्रिविध स्थितियों पे जोर देते हुए मुगलों के प्रशासनिक ढांचे और मुगलों के एक प्रकार से शासन प्रशासन के स्वरूप में और मुगलों के पतन के संदर्भ में अपनी अवधारणा को स्थापित किया, जो मुख्यतः जागीरदारी संकट के रूप में जानी जाती है। आगे चल के सीपी फ्रेडरिक ने इस पे महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने गोलकुंडा में, सीपी फ्रेडरिक ने इन्होंने गोलकुंडा से जो अभिलेख प्राप्त किए, गोलकुंडा से प्राप्त अभिलेखों के आधार पे उन्होंने इस विचारधारा पे कार्य किया। जबकि इरफान हबीब ने कृषि संकट 1963 में इन्होंने कृषि संकट के संदर्भ में मुगल प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन किया। कृषि संकट के संदर्भ में इरफान हबीब ने कृषि संकट के संदर्भ में इसका अध्ययन किया। और वहीं प्रोफेसर नूरुल हसन ने जमींदार बनाम राज्य की समस्या की अवधारणा, प्रोफेसर नूरुल हसन ने जमींदार बनाम राज्य की समस्या की अवधारणा, याद रखिएगा यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये त्रिआयामी पर किसने चर्चा किया, कृषि संकट पर किसने चर्चा किया, ठीक है, गोलकुंडा के अभिलेखों के आधार पर किसने यह अवधारणा स्थापित किया और जमींदार बनाम राज्य की समस्या की अवधारणा पर किसने काम किया, नूरुल हसन ने। इन लोगों ने मुख्यतः यह बताया कुल मिला के जो उसका लबोलुबाब यह है कि औरंगजेब के शासनकाल से ही, ठीक है, मुगलों के शासन में जागीरदारी संकट प्रमुखता रूप से दिखाई देने लगती है। और खासकर औरंगजेब के अंतिम समय में यह जो समस्या आती है वह समस्या आगे चलकर और ज़्यादा धीरे धीरे और समस्या विकराल स्थिति में पहुंच जाती है। और ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में लगातार इनको जागीरदारी संकट से निपटना पड़ता है। जागीरदारी संकट से निपटने के कारण ही, ठीक है, ललित में कहा जाता है कि अंतिम समय में थोड़ा बहुत इसको फिर से प्रवर्तित करने का कार्य मोहम्मद शाह रंगीला ने किया, लेकिन ये व्यवस्थाएं कुछ लागू नहीं हो पाई। और अंततः जो था जागीरदारी संकट ने मुगल संरचना को, मुगल प्रशासनिक ढांचे को कमज़ोर कर दिया। इसने न केवल मुगलों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाई, इन्होंने मुगलों को प्रशासनिक रूप से नुकसान पहुंचाया। इन्होंने मुगलों को सैनिक रूप से कमज़ोर किया, ठीक है। और साथ ही साथ, ठीक है, तो मैंने कहा कि इसके माध्यम से कहीं न कहीं मुगल प्रशासनिक ढांचे को हर तरह से नुकसान हुआ। और इसी परिवेश में, इसी पृष्ठभूमि में मुगलों का पतन देखा जाता है। तो कुल मिला के जागीरदारी संकट
ने मुग़लों के शासन प्रशासन और पद्धति को कमज़ोर किया, उसमें हरास की प्रवृत्ति का विकास किया और इसी दृष्टिकोण के कारण, इसी परिवेश या इसी पृष्ठभूमि के कारण मुग़लों का पतन होता है। तो ये जागीरदारी संकट जो है या जो प्रशासनिक संकट है, यह मुग़लों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है।